गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आज से हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में वो हमारे लिए क्या हो भाई, मील का पत्थर साबित हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गई वीडियो से आपके पास तुरंत क्या आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर की जो ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, क्या ये लगातार इस चैनल पर चलती रहेगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो मोटिवेशन कोट है वो है, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। क्या? ईश्वर का जो दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन, क्या कौन सा मिशन है भाई? स्मार्ट सिटी मिशन। एक एक चीज को हम बारीकी से पढ़ते चलेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बात किस चीज कर रहे हैं हम? स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। और इसमें हमें क्या पूछ रहा है? राजस्थान का स्थान पूछ रहा है कि हाल ही में जो ऑनलाइन इसकी रैंकिंग जारी हुई है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? द्वितीय स्थान। यानी स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में जो केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? द्वितीय स्थान है। राजस्थान कौन से नंबर पे आया था? द्वितीय स्थान पर कौन है? राजस्थान है। दोस्तों, बात आती है कि पहले स्थान पर कौन था। तो दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें स्मार्ट सिटी में जो रैंकिंग में, ऑनलाइन रैंकिंग में पहले स्थान पर है झारखंड। कौन सा है भाई? झारखंड। अब दोस्तों, बात आती है स्मार्ट सिटी। किसकी बात आती है? स्मार्ट सिटी की। बात करें हम स्मार्ट सिटी, बात करें हम अगर स्मार्ट सिटी की, तो ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी जो परियोजना है देश में केंद्र सरकार के द्वारा कब लाई गई थी? ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015। कब भाई? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू हुई थी। देखो, इस परियोजना का लक्ष्य क्या रखा गया था, उद्देश्य क्या रखा गया? देखो, स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य है कि इस परियोजना में 100 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 100 शहरों को शामिल किया गया है। और उन 100 शहरों में क्या आर्थिक विकास करना है, उनमें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, हर प्रकार की वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। किसमें? स्मार्ट सिटी परियोजना में। और इस स्मार्ट सिटी परियोजना में देश के, भारत के कितने? 100 शहरों को, क्या कितने? 100 शहरों को, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया। ध्यान रखना, कब? 25 जून 2015 को देश के 100 शहरों को क्या बनाया गया? स्मार्ट सिटी। और सबसे पहले स्मार्ट सिटी किसे बनाया गया? ध्यान रखना, प्रथम स्थान पे जो स्मार्ट सिटी बनाया है वो किसको बनाया था? भुवनेश्वर को बनाया था। किसको बनाया था भाई? भुवनेश्वर को बनाया था। और भुवनेश्वर कहां पर है? ये उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी की देश में कुल संख्या कितनी है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 100 स्मार्ट सिटी है। कितनी स्मार्ट सिटी है? 100 स्मार्ट सिटी है। और सबसे पहले कौन सी बनी थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा में बनी थी। अब बात आती है राजस्थान की। किसकी बात आती है? राजस्थान की। देखिए, राजस्थान का स्थान दूसरा आ रहा है। कौन सा रहा? स्मार्ट सिटी परियोजना विकास के मामले में बात करें तो राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? दूसरा रहा है। बात करें राजस्थान में कितनी स्मार्ट सिटी है, ध्यान रखना दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में वर्तमान में 4 स्मार्ट सिटी, कितनी? 4 स्मार्ट सिटी है।
4 स्मार्ट सिटी। कहां पर है भाई? ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। देखिए कौन कौन सी स्मार्ट सिटी राजस्थान में। नंबर 1 पे आता है जयपुर। कौन सा आता है भाई? जयपुर। नंबर 2 पे आता है अजमेर। कौन सा है भाई? अजमेर। और नंबर 3 पे आता है हमारा उदयपुर। और नंबर 4 पे आता है कोटा। नंबर 4 पे क्या आता है? कोटा। क्या आता है नंबर 4 पे? कोटा। तो वर्तमान में राजस्थान में कितनी स्मार्ट सिटी है? 4। जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है और अजमेर है। दोस्तों अगर बात करें इससे पिछले वर्ष में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था, तो इससे पिछले वर्ष राजस्थान का स्थान रहा था स्मार्ट सिटी परियोजना में 6ठा स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था? 6ठा स्थान रहा था। देखिए अगर बात आती है स्मार्ट सिटी विकास की बात करें राजस्थान में, अगर वर्तमान में नगरीय विकास आवासन मंत्री की बात करें तो कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, नाम सुना होगा आपने, शांति धारीवाल। कौन है भाई? शांति धारीवाल। शांति धारीवाल है। ये क्या है? ये नगरीय विकास आवासन मंत्री। कौन है? नगरीय विकास आवासन मंत्री। नगरीय विकास आवासन मंत्री पूछ ले तो कौन है? यह शांति धारीवाल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्या? स्मार्ट सिटी परियोजना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। कितने शहरों में? देश के 100 शहरों में। राजस्थान में कितनी स्मार्ट सिटी है? 4। जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है और कोटा है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखाई है वो भी क्या हमारी एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हाल ही में बहुत चर्चा में। देखिए आपको पता है हाल ही में अभी एक महामारी फैली हुई है। कौन सी? कोरोना महामारी। और इस कोरोना महामारी में किसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है भाई? ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है अरब सागर की ओर से। क्या? अरब सागर की ओर से क्या कौन सा चक्रवाती तूफान, क्या कौन सा चक्रवाती तूफान राजस्थान की ओर प्रवेश कर रहा है? दोस्तों एक महामारी तो फैल रही थी पहले कोरोना, और इस तूफान ने भी क्या कर दी भाई? तबाही मचा दी है। क्या मचा दी? तबाही मचा दी है। देखिए अरब सागर की ओर से कौन सा चक्रवाती तूफान राजस्थान की ओर प्रवेश कर रहा है? दोस्तों ध्यान देखो, ऑप्शन है निसर्ग, महा, बुलबुल और ताउते। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ताउते। यानी ये क्या तूफान का नाम है, चक्रवात है। कौन भाई? ताउते। देखिए बात करें ताउते की, किसकी बात करें? ताउते की बात करें। इस ताउते की बारे में जानकारी किसने दी? ध्यान रखा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा। यानी इसकी सूचना में कहां से प्राप्त हुई? भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसकी क्या प्राप्त हुई? में सूचना प्राप्त हुई। अगर बात करें भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना 1875 में। कब? 1875 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका क्या है भाई? मुख्यालय। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। देखिए ताउते जो चक्रवात है, क्या है? तूफान है। देखिए ये उत्पन्न कहां से हुआ? अगर बात करें ये उत्पन्न कहां से हुआ दोस्तों, देखिए ये है अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है इधर? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों अरब सागर से ये तूफान क्या हुआ है? अरब सागर से उठा है। तूफान कहां से उठा है? ये अरब सागर से। देखिए दोस्तों इस तूफान से, यानी इस तूफान से, ताउते से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित होंगे? देखिए ये है, ये इस क्षेत्र में ऐसे जाएगा ये। तो देखो गुजरात। कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु जो तटीय प्रदेश है, तट पर स्थित है। और इसके अलावा राजस्थान,
इससे क्या हुआ, सबसे अधिक प्रभावित है। देखिए कौन कौन से सर्वाधिक प्रभावित है। गुजरात है जो इस तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। इन राज्यों में इस तूफान से क्या सबसे अधिक क्या हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए ताउते नाम कैसे पड़ा इसका। ताउते नाम इसका, इस तूफान का नाम ताउते किसके द्वारा दिया गया, म्यांमार के द्वारा। क्या, म्यांमार के द्वारा इसका क्या दिया गया, नाम दिया गया। क्या दिया गया, नाम दिया गया। देखो इसका नाम ताउते क्यों रखा गया, क्योंकि म्यांमार में एक छिपकली है, ताउते नाम की है, छिपकली, आवाज करने वाली छिपकली। यानी ताउते का अर्थ क्या है, आवाज करने वाली छिपकली, आवाज करने वाली छिपकली, जो कहां पर पाई जाती है, म्यांमार में पाई जाती है। एक छिपकली है ताउते, और उसी के नाम पर इस तूफान का नाम क्या रखा गया, इस चक्रवात का नाम क्या रखा गया भाई, ताउते। दोस्तों निसर्गिक तूफान है जो पहले आया हुआ था। दोस्तों बात करें अगर कि म्यांमार में इसका नाम क्यों दिया है, क्योंकि हिंद महासागर में, क्या, हिंद महासागर में जितने भी देश है, क्या, हिंद महासागर में जितने भी आसपास में क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों पे जितने भी देश आते हैं, उन सभी देशों का एक संगठन है। और हिंद महासागर में जो भी चक्रवात, साइक्लोन आता है, उनका नाम क्या, ये देश, इन देशों के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बात कर रहे थे किसकी, जो हाल ही में क्या, जो 2021 का पहला तूफान है, ये क्या, 2021 का पहला तूफान है, कौन सा भाई, ताउते है। कौन सा है, ताउते है, अरब सागर से आया है। और इसकी सूचना किसके द्वारा दी गई थी, मौसम विभाग के द्वारा। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर इसका, नई दिल्ली में। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक से देखना। अक्षय तृतीया, क्या, अक्षय तृतीया पर राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण को 400 वर्ष क्या हो गए, पूर्ण हो गए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो है ही, लेकिन इसके साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यानी अक्षय तृतीया पर राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर, देखिए उसके मंदिर के निर्माण को कितने साल हो गए, 400 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो ऑप्शन है हमारे, खाटू श्याम जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, सांवलिया सेठ मंदिर और सालासर हनुमान मंदिर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा खाटू श्याम जी मंदिर। अब बात आती खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहां पर है, सीकर में है। कहां पर है खाटू श्याम जी का मंदिर, सीकर में। सीकर में ये मंदिर है। इसमें किसकी पूजा होती है, इसमें शीश की पूजा, किसकी पूजा होती है भाई, शीश की पूजा, शीश की पूजा। और किसकी होती है, श्याम वर्ण की होती है, किसकी, श्याम वर्ण की पूजा, श्याम वर्ण की क्या होती है, पूजा होती है। देखिए खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है, सीकर में है। दोस्तों यहां पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु क्या होते हैं, दर्शन करने जाते हैं। और यहां पर क्या, मेला भी लगता है। इस देखो ये क्या, इस मेले, जो खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है उसको लक्खी मेला भी बोलते हैं। क्या, लक्खी मेला, यानी यहां पर लाखों की संख्या में लोग क्या बोलते हैं, इस मेले में पहुंचते हैं। दोस्तों सीकर में है, शीश की पूजा होती है, और श्याम वर्ण की, जो श्याम वर्ण की प्रतिमा है उसकी क्या होती है, पूजा की जाती है। देखो इसके बाद में था गोविंद देव जी का मंदिर। क्या, गोविंद देव जी का मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ध्यान रखना दोस्तों, गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये कहां पर है, ये जयपुर में स्थित है। कहां पर है ये, जयपुर में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में स्थित है। और ये मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि ये बिना शिखर का मंदिर है। कैसा मंदिर है, बिना शिखर का, बिना शिखर का मंदिर है।
कैसा मंदिर है? बिना शिखर का मंदिर है। बात आती है सांवलिया सेठ का मंदिर। किसका? सांवलिया सेठ का मंदिर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सांवलिया सेठ का जो मंदिर है वो है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? मंडफिया। मंडफिया कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़। मंडफिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांवलिया सेठ का मंदिर कहां पर है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। और सांवलिया सेठ को हम किसके रूप में पूजते हैं? पार्टनर के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? पार्टनर के रूप में इसकी पूजा की जाती है। किसकी? सांवलिया सेठ की पार्टनर के रूप में। यानी कोई भी व्यक्ति क्या अपने पार्टनर यानी क्या बिजनेस में हिस्सेदारी के रूप में इसको क्या करते हैं? इसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये था। इसके बाद में आता है सालासर हनुमान मंदिर। तो ध्यान रखना, सालासर जो हनुमान मंदिर है ये कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मंदिर है चूरू में। कहां पर है ये? चूरू में। सालासर हनुमान मंदिर कहां पर है? चूरू में है। देखिए बात किसकी कर रहे थे? खाटू श्याम जी मंदिर। इसके निर्माण को अक्षय तृतीया, क्या कब भाई? अक्षय तृतीया। और इस अक्षय तृतीया को ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह भी अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होता है? तो कब होता है? अक्षय तृतीया पर ही सर्वाधिक बाल विवाह होता है। देखिए शीश की पूजा होती है, श्यामवर्ण की प्रतिमा है। बात करें गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। और बिना शिखर का मंदिर है। बात करें सांवलिया सेठ की, मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। और पार्टनर के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और सालासर हनुमान मंदिर कहां पर है? ये चूरू में है। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राजस्थान के किस जिले में गुजरात के जामनगर से पहली ऑक्सीजन ट्रेन आएगी? दोस्तों अभी कोरोना काल चल रहा है और कमी किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की सबसे अधिक कमी हो रही है। क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गुजरात के, कहां से भाई? गुजरात के जामनगर से पहली ऑक्सीजन ट्रेन कहां पर आएगी? राजस्थान में। यानी देखिए काल कौन सा चल रहा है? कोरोना काल। कौन सा? कोरोना काल। कोरोना काल चल रहा है और कमी किसकी हो रही है भाई? कमी किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी ऑक्सीजन की हो रही है। तो सरकार द्वारा क्या चलाई है? ऑक्सीजन ट्रेनें चला दी। क्या चला दी भाई? ऑक्सीजन क्या चला दी? ट्रेन। ऑक्सीजन ट्रेन चला दी। अब देखिए हमारे ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर। यानी राजस्थान के किस जिले में, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से गुजरात से के जामनगर से पहली ऑक्सीजन ट्रेन उस जिले में आएगी? तो दोस्तों ऑप्शन है जयपुर है, कोटा है, अजमेर है और जोधपुर है। देखिए दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? कोटा। क्या होगा? कोटा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कौन सी ट्रेनें चल रही है भाई? ऑक्सीजन ट्रेन चल रही है। यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या चला दी भाई? ट्रेनें चला दी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, क्या भारत में प्रथम ऑक्सीजन ट्रेन है, ये चली थी विशाखापट्टनम से। कहां से भाई? विशाखापट्टनम से नासिक। विशाखापट्टनम से नासिक कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। यानी भारत की पहली जो ऑक्सीजन ट्रेन चली थी विशाखापट्टनम से नासिक महाराष्ट्र तक चली थी। कहां से? विशाखापट्टनम से नासिक महाराष्ट्र तक चली थी। और जो भारत की राजस्थान की जो पहली ऑक्सीजन ट्रेन है वो कहां पर? जामनगर गुजरात। कहां पर भाई? जामनगर गुजरात से कहां पर आई है? कोटा में आई है। कहां पर आई है? कोटा में आई है। दोस्तों देखिए इसके साथ ही हम जयपुर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जयपुर की। देखिए यह है जयपुर। अगर जयपुर की बात करें
किसकी बात करें? जयपुर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 ईस्वी में। कब? 1727 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? जयपुर की स्थापना की गई थी। देखिए जयपुर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए जयपुर के लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य की पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर खुली है? जयपुर में खुली है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर खुली है भाई? ये जयपुर में है। कहां पर है ये? राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर खुली है? जयपुर में खुली है। आने वाले एग्जाम के लिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी अकादमी? महिला क्रिकेट अकादमी। दोस्तों ध्यान रखना, बात करें अजमेर की, क्या अजमेर की बात करें तो दोस्तों अजमेर में क्या? अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने की थी, 1113 में की थी। यानी अजमेर नगर किसके द्वारा बसाया गया था? अजयराज चौहान द्वारा 1113 ईस्वी में। और प्रसिद्ध सूफी संत शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या इनकी दरगाह भी कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। बात करें जोधपुर की, किसकी? जोधपुर की बात करें तो ध्यान रखना जोधपुर को सन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन सिटी। सन सिटी भी कहते हैं और इसको सूर्य सिटी भी कहते हैं। सूर्य सिटी भी कहते हैं। किसको भाई? जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी भी कहते हैं, सूर्य सिटी भी कहते हैं। किसको? जोधपुर को। और ध्यान रखना जोधपुर को ही ब्लू सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी। ये किसके उपनाम है? जोधपुर के उपनाम है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न से संबंधित सभी चीजें क्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है ही, लेकिन इसके साथ मैंने आपको जो इसके प्रश्नों की अलग डिटेल बताइए वो भी आपके लिए क्या मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो दोस्तों चलिए हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन देखिए, पोखरण फायरिंग रेंज। कौन सी रेंज है भाई? पोखरण फायरिंग रेंज, जहां पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। भारत के द्वारा क्या किए जाते हैं? जहां पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। पोखरण फायरिंग रेंज में किस टैंक के, देखो परमाणु परीक्षण भी किए जाते हैं और वहां पर सैनिकों द्वारा, सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा क्या किया जाता है? युद्ध अभ्यास भी किए जाता है। पोखरण फायरिंग रेंज में किस टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पोखरण फायरिंग रेंज में किस टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया गया है? यानी भारतीय सेना द्वारा कौन से टैंक है जिसका सफल परीक्षण कर लिया, जो युद्ध में क्या आएगा? काम आएगा। देखिए दोस्तों हमारे ऑप्शन है अर्जुन मार्क ए अल्फा। पहला ऑप्शन क्या है? अर्जुन मार्क ए अल्फा, अर्जुन टैंक T55 MBT, और डी ऑप्शन क्या हमारा? भीष्म T90। तो देख दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, अर्जुन मार्क ए अल्फा। देखिए बात करें किसकी हम? अर्जुन मार्क ए अल्फा टैंक, यानी इसका पोखरण फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण कर लिया है। क्या कर लिया है? भारतीय सेना द्वारा क्या इसका सफल परीक्षण कर लिया है। बात करें अर्जुन मार्क, किसकी? अर्जुन मार्क 1A अल्फा। देखिए इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया, किन किन के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सफल परीक्षण किन किन के द्वारा? भारतीय सेना। किसके द्वारा? भारतीय सेना। भारतीय सेना प्लस DRDO द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना प्लस DRDO द्वारा। अब बात करें DRDO, ये DRDO क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस, क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
देखो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है भाई? नई दिल्ली में। दोस्तों डीआरडीओ से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? नई दिल्ली में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब है, डीआरडीओ के वर्तमान जो अध्यक्ष है, क्या है भाई? वर्तमान अध्यक्ष कौन? वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। क्या है भाई? डीआरडीओ के वर्तमान क्या है? अध्यक्ष है। और भारतीय सेना और प्लस डीआरडीओ दोनों ने मिलकर क्या पोखरण फायरिंग रेंज में क्या एडवांस टैंक का क्या कर लिया है भाई? सफल परीक्षण कर लिया है। और वो कौन सा है? अर्जुन मार्क ए अल्फा टैंक है। कौन सा है? अर्जुन मार्क 1 ए अल्फा टैंक है। दोस्तों अगर बात करें पोखरण फायरिंग रेंज की, किसकी बात करें? पोखरण फायरिंग रेंज में देखो भारतीय सेना और डीआरडीओ दोनों कब एक जगह शामिल हुए थे? ध्यान रखना 2004 में क्या हो गए थे? ये शामिल हो गए थे। किसके लिए? परीक्षण करने के लिए, युद्धाभ्यास करने के लिए, भारतीय सेना और डीआरडीओ। अब देखिए बात करते हैं पोखरण फायरिंग रेंज। पोखरण फायरिंग रेंज देखो इसमें 2021 का, किसका? 2021 का क्या कर लिया है? सफल परीक्षण कर लिया। सफल परीक्षण। अब बात करें हम जो सफल परीक्षण किया है क्या फायरिंग रेंज में, पोखरण फायरिंग रेंज में जो सफल परीक्षण हुआ, क्या युद्धाभ्यास का सफल परीक्षण हुआ है, एडवांस जो वर्जन है इसका सफल परीक्षण हुआ है। देखो इसकी क्या विशेषता है? देखो अर्जुन मार्क अल्फा, क्या अर्जुन मार्क अल्फा जो ये मिसाइल बनाई गई है, जो टैंक है ये, देखिए यानी ये युद्ध में क्या हो करेगा? ये अपने आप लक्ष्य ढूंढ लेगा। क्या करेगा? ये अपने आप लक्ष्य ढूंढ लेगा भाई। देखिए अपने आप क्या कर लेगा? ये लक्ष्य को अपने आप ही खुद ही ढूंढ लेगा और वहां पर क्या कर देगा? निशाना भी साध लेगा। तो इसका कौन सा ये वर्जन है? एडवांस वर्जन, नया वर्जन लॉन्च हुआ है। देखिए अपने आप लक्ष्य ढूंढ लेगा। पोखरण की बात करें हम, किसकी बात करें? पोखरण। पोखरण यहां पर भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण भी यहीं पर हुआ था। क्या? भारत का पहला परमाणु परीक्षण। क्या? भारत का पहला परमाणु परीक्षण। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कहां पर हुआ था? वो भी पोखरण में ही हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना 18 मई। कब? 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण में। अब बात करें किसके द्वारा करवाया गया था? भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? ध्यान रखना इंदिरा गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और इससे जो परमाणु परीक्षण किया गया था इसका नाम क्या दिया गया था? इसका नाम दिया गया था इसका ऑपरेशन का स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था इसका? स्माइलिंग बुद्धा। नाम दिया गया था इसका स्माइलिंग बुद्धा। यानी भारत के द्वारा जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा सेकंड परमाणु परीक्षण, कौन सा? सेकंड परमाणु जो परीक्षण है वो कब किया गया था दोस्तों? सेकंड परमाणु परीक्षण ये किया गया था 11 व 13 मई। कब? 11 व 13 मई 1998 को किया गया था। कब किया गया था? 11 व 13 मई 1998 को भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और इसका क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों ये सभी चीजें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बात की इसके पोखरण फायरिंग रेंज,
इसमें क्या सफल परीक्षण यानी नए एडवांस वर्जन का मिसाइल का क्या कर लिया, सफल परीक्षण कर लिया गया। इसकी विशेषता क्या है, ये लक्ष्य को अपने आप ही क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा और लक्ष्य को अपने आप ही ढूंढ के क्या वहां पर निशाना साध सकता है। ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही क्या अच्छी बात है। देखिए बात करें भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ भाई, 18 में 1974 को, कहां पर, पोखरण में हुआ। और इसका ऑपरेशन क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, 13 मई 1998 को, और नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन शक्ति। तो दोस्तों देखिए हमारा था ये क्वेश्चन। हम देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो देखिए, दोस्तों देखिए क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की चंबल नदी में पिछले वर्ष की तुलना में घड़ियालों की संख्या में बढ़कर कितनी हो गई है। यानी चंबल नदी, क्या चंबल नदी में जो घड़ियालों की संख्या, मगरमच्छों की संख्या वो बढ़कर कितनी हो गई है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो चीजें बताऊंगा आपको वो भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की चंबल नदी पिछले वर्ष की तुलना में, क्या पिछले वर्ष की तुलना में घड़ियालों की संख्या में संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 900, कितना है 900। दूसरा ऑप्शन क्या है 940, तीसरा 954 और चौथा ऑप्शन क्या है 980 हमारा ऑप्शन है। दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 954। क्या होगा भाई, 954। बात करते हैं दोस्तों, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, चंबल नदी की, किसकी बात करें भाई हम, नदी कौन सी है, चंबल नदी। बात करें हम किसकी भाई, चंबल नदी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है चंबल नदी निकलती कहां से, तो ध्यान रखना चंबल नदी निकली मध्य प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ी से निकलती। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश की जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ी कहां पर है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों चंबल नदी कहां से निकली, मध्य प्रदेश की जाना पाव की पहाड़ से। इस नदी पर कितने बांध बने हुए, 4 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए, 4 बांध बने हुए। और ये इस नदी में विश्व के, एशिया के सर्वाधिक घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों इस नदी पर बांध कितने बने हुए, 4 बांध बने हुए। देखिए सबसे पहला कौन सा बांध बना हुआ है, सबसे पहले बांध बनाया गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना, गांधी सागर बांध। बांध कौन सा है भाई, गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध कहां पर बनाया गया, एमपी में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, एमपी में। इसमें एक बांध कहां पर बना है, एमपी में बना है इस नदी पर, जबकि 3 बांध कहां पर बने हैं, राजस्थान में बने हैं। सबसे पहले कौन सा, गांधी सागर बांध बनाया गया, कहां पर, एमपी में। नंबर 2 पे दूसरा बांध कौन सा बना, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। इसके बाद में जो तीसरा बांध बना वो कौन सा बना, वो बना जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये कहां पर बना, कोटा में बना। इसके बाद में आता कोटा बैराज। कौन सा बैराज भाई, कोटा बैराज। कितने बांध बने इस नदी पर, 4 बांध बने। पहले कौन सा बना, गांधी सागर बांध कहां पर बना, एमपी में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब अगर बात करें वर्तमान में, क्या जो घड़ियालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 900 हो गई है। किसमें भाई, चंबल नदी में। इससे पहले ध्यान रखना चंबल नदी में जो घड़ियालों की संख्या कितनी थी, 900 थी। कितनी थी, 900 थी। अब 900 से बढ़कर कितनी हो गई, 954। यानी कितने की वृद्धि हुई है भाई, 54 घड़ियालों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चंबल नदी की बात कर रहे हैं, जाना पाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, 4 बांध बनाए गए। राणा प्रताप सागर जो बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। क्या है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा बांध है ये।
अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध है। ध्यान रखना, इसी चंबल नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा भाई? चूलिया जलप्रपात। कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। और ये राजस्थान का क्या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। कितनी ऊंचाई? 18 मीटर है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आंसर में क्या आएगा? चूलिया जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। दोस्तों बात करें राजस्थान की तो बात कर ली हमने जलप्रपात भी। अगर बात करें भारत का, क्या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अगर भारत में बात करते हैं इसकी, हम किसमें? जलप्रपात में। अगर भारत में बात करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात। और इसी जलप्रपात को गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, गांधी सागर जलप्रपात भी बोलते हैं, और गरसप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये जलप्रपात है, ये कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है ये? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर है? शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी पर बनाया गया है। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 255 किलोमीटर, 255 मीटर। कितनी है? 255 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी सागर जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात, जो कहां पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 255 मीटर। यानी 255 मीटर ऊंचाई से ये नीचे गिरता है। अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात की, क्या बात करें? विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में। कहां पर है? वेनेजुएला में। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर ऊंचा है वो। कितना? 979 मीटर ऊंचा है। कौन सा? एंजल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो दोस्तों, बात करें अभी इसी में घड़ियालों की बात करें, घड़ियाल परियोजना। चंबल नदी में एक परियोजना लाई गई थी। कौन सी? घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना लाई गई थी कहां पर? चंबल नदी में। और यह परियोजना कब लाई गई थी? 1979 में। कब? 1979 में एक परियोजना शुरू हुई थी, घड़ियाल परियोजना। कहां पर? चंबल नदी में। यानी घड़ियालों के संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, और उनकी प्रजातियां नष्ट हो रही है उनको का संरक्षित करने के लिए क्या घड़ियाल परियोजना लाई गई थी। और इस परियोजना से देखिए आज चंबल नदी में क्या सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। कौन सा? कोविड केयर सेंटर राजस्थान के किस जिले में बनाया गया? यानी राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। कोरोना काल चल रहा है अभी, देखिए मतलब कि हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। मरीजों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जगह कम पड़ रही है। तो देखिए कोविड केयर सेंटर, सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है? दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले बात करें जयपुर। ऑप्शन क्या है? जयपुर। दूसरा ऑप्शन क्या है? कोटा। तीसरा ऑप्शन क्या है? उदयपुर। और चौथा ऑप्शन क्या है? अजमेर। तो दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जयपुर। इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जयपुर में एक जगह है बीलवा। क्या है भाई? बीलवा। बीलवा जगह है और वहां पर एक स्थान है और उस स्थान का क्या नाम है? राधा स्वामी। क्या? राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान। स्थान कौन सा भाई? राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान।
यानी जयपुर में भीलवा नामक स्थान पर राधा स्वामी व्यास सत्संग संस्थान है। यहां पर क्या बनाया गया भाई, प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया। इसकी शुरुआत कितने बेडों से हुई थी, 500 बेड से शुरुआत हुई थी। कितने, 500 बेड से शुरुआत हुई थी। और ये कितनी बढ़ाई जा सकती है, आवश्यकता के अनुसार ये 10,000 बढ़ाई जा सकती है। कितनी, 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ाई जा सकती है, 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों बात करें, देखिए नाम आया है यहां पर कोटा, तो कोटा से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी है वो देखते हैं। कोटा, अगर बात करें कोटा की, किसकी बात करें हम, कोटा की, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अगर पूछ ले आपसे राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों वो है कोटा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, कौन सा भाई, कोटा है। कोटा को शिक्षा नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी। ध्यान रखना दोस्तों, कोटा को क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं। इसके बाद में आता नाम उदयपुर का, किसका, उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, उदयपुर में जावर एक स्थान है, यहां पर एशिया की सबसे बड़ी क्या है, चांदी की खान है। यानी जावर, जावर कहां पर है, उदयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है यहां पर, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। चांदी की खान कहां पर है ये, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। उदयपुर उदय सिंह द्वारा, क्या, उदयपुर किसके द्वारा बसाया गया था, उदय सिंह द्वारा बसाया गया था। जावर उदयपुर में एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। तो दोस्तों अजमेर की बात करें तो अजमेर में, अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, अजमेर को भारत का मक्का, भारत का मक्का। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का मक्का किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अजमेर है, क्या, अजमेर है। सर्वाधिक जो क्या स्थानीय आक्रमण हुए थे, क्या, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे इस पर ही हुए थे। क्या, सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए थे वो कहां पर हुए थे, अजमेर पर ही सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। देखिए दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, किसने भाई, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण हेतु भूमिगत विद्युत लाइन बनाने के निर्देश जारी किए गए। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण के लिए, यानी उसकी सुरक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए भूमिगत विद्युत लाइन बनाने हेतु क्या दिए भाई, निर्देश दिए। देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मोर, पहला ऑप्शन कौन सा है, मोर। दूसरा ऑप्शन है गोडावण, तीसरा ऑप्शन कौन है भाई, नीलगाय, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, ऊंट। कौन सा है, ऊंट। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, गोडावण। क्या आंसर होगा हमारा, गोडावण। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण के संरक्षण के लिए क्या, भूमिगत विद्युत पाइपलाइन, भूमिगत विद्युत लाइन बनाने के दिए हैं, निर्देश दिए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट, कौन भाई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश क्या दिए है कि उच्च कम वोल्टेज वाली जो लाइन है, क्या, कम वोल्टेज वाली लाइन, कम वोल्टेज वाली लाइन है उसको क्या किया जाए, भूमिगत किया जाए। क्या किया जाए भाई, भूमिगत। कम वोल्टेज वाली लाइन को तो क्या कर दिया जाए, भूमिगत किया जाए, और अधिक वोल्टेज वाली लाइन को, अधिक वोल्टेज वाली लाइन
इस पर क्या कर दिया जाए, अधिक वोल्टेज वाली लाइन पर क्या कर दिया जाए, इस पर कर दिया जाए बर्ड डाइवर्टर लगाया जाए। क्या, बर्ड डाइवर्टर लगाया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कम वोल्टेज वाली लाइनों को क्या कर दिया जाए, भूमिगत किया जाए, जबकि अधिक वोल्टेज वाली जो लाइनें हैं उनके ऊपर क्या किया जाए, बर्ड डाइवर्टर लगाया जाए, जिससे जो पक्षी हैं क्या, जिससे जो पक्षी है इनकी मृत्यु नहीं हो, इनकी संरक्षण किया जा सके। दोस्तों देखिए, बात कर रहे हैं गोडाउन की। सबसे पहले बात किसी करें, गोडाउन की। देखिए, अगर गोडाउन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करें हम गोडाउन की, तो देखिए गोडाउन है राजस्थान का, क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्या है भाई, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है भाई, गोडाउन है। ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है भाई, गोडाउन है। इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, 1981 में। कब दर्जा दिया गया था, यानी गोडाउन को राज्य पक्षी द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कब दर्जा दिया गया, 1981 में दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और राजस्थान में क्या, राजस्थान में सर्वाधिक गोडाउन है। क्या, राजस्थान में सर्वाधिक गोडाउन जो पक्षी पाए जाते हैं वो कहां जाते हैं, मरु राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर मरु राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गोडाउन पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडाउन है। 1981 में इसको किसका, राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और सर्वाधिक गोडाउन कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। देखिए, साथ के साथ ही देख लेते हैं मोर। ऑप्शन में आया हमारा है मोर, तो देखिए मोर के बारे में देख लेते हैं। मोर, बात करें हम मोर की, तो ये भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। किसका भाई, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडाउन है, ध्यान रखना। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो कौन सा है, मोर। और इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, 26 जनवरी। कब भाई, 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया, 26 जनवरी 1963 को। बात करते हैं हम ऊंट की। किसकी बात करें, अगर हम ऊंट की बात करें तो ध्यान रखना, पशुधन श्रेणी में, क्या, पशुधन श्रेणी में राज्य पक्षी, राज्य पशु, ध्यान रखना। पशुधन श्रेणी में बात करें तो ऊंट क्या है, राजस्थान का राज्य पशु, क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। और ध्यान रखना, ऊंट का एक आभूषण आता है क्या, गोरबंद। क्या आता है, गोरबंद। देखिए गोरबंद क्या है, जो ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है वो क्या होता है, गोरबंद कहते हैं। ऊंट के जो आभूषण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गोरबंद कहते हैं। देखिए इसके बाद में बात करें केमल मिल्क डेयरी, क्या, केमल मिल्क डेयरी, तो ध्यान रखना राजस्थान में केमल मिल्क डेयरी है, जोहड़ बीड़ बीकानेर, जोहड़ बीड़ बीकानेर में। क्या, राजस्थान में केमल मिल्क डेयरी कहां पर है, जोहड़ बीड़ बीकानेर में। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। 26 जनवरी 1963 को भारतीय सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था।
और पशुधन श्रेणी में क्या बात करें, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो ऊंट है, और गोरबंद है, जो ऊंट का जो श्रृंगार होता है उसे क्या बोलते हैं, गोरबंद बोलते हैं। और केमल मिल्क डेयरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में केमल मिल्क डेयरी कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना जोहड़बीड़ बीकानेर में केमल मिल्क डेयरी है। ध्यान रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में पहली डेयरी है पद्मा डेयरी, और कहां पर खुली थी, ये अजमेर में खोली गई थी। तो दोस्तों चलिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में राजस्थान सरकार देश में कौन से स्थान है। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया था 2005 में। कब भाई, 2005 में एक एक्ट लाया गया था, कौन सा, नरेगा एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट के तहत एक योजना शुरू की गई, नरेगा योजना। देखो इस योजना के तहत जो सरकार है, क्या सरकार है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको क्या उपलब्ध कराएगी, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। अब देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो न्यूनतम मजदूरी है इसमें क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिटेल से आगे बात हम करेंगे। मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को, यानी काम करने वाले, नरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यानी सभी देशों में, सभी देशों की सरकारों द्वारा क्या क्या सभी राज्यों की, भारत के सभी राज्यों की जो सरकारें हैं वो अलग अलग क्या देती है, मजदूरी देती है। अब देखिए राजस्थान की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है वो अगर कौन से स्थान पर आता है, मजदूरी में 16वें स्थान पर आता है। यानी इससे पहले 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर मनरेगा में सर्वाधिक मजदूरी दी जाती है, न्यूनतम मजदूरी अधिक है। देखिए बात करें नरेगा की, किसकी बात करें, नरेगा की बात करें, एक्ट कब आया था, नरेगा एक्ट कब आया था, 2005 में। क्या आया, एक्ट आया 2005 में, नरेगा एक्ट आया। और ध्यान रखना 2 फरवरी, कब भाई, 2 फरवरी 2006 को, कब भाई, 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में, क्या पूरे भारत के 200 जिलों में क्या नरेगा परियोजना शुरू की गई। क्या 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों, भारत के 200 जिलों से नरेगा की शुरुआत हुई, नरेगा की शुरुआत हुई। कितने जिलों से हुई थी भाई, 200 जिलों से, भारत के 2 फरवरी 2006 को नरेगा की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और कितने जिलों के साथ हुई थी, भारत के 200 जिलों से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी ये सब जब लागू किया गया था नरेगा योजना, क्या मनरेगा योजना लागू की गई थी, तब पूरे भारत में नहीं लागू हुई थी, कितने में, भारत के 200 जिलों में लागू हुई थी। तो दोस्तों देखिए ध्यान रखना, इसके बाद में 1 अप्रैल 2008, कब भाई, 1 अप्रैल 2008 को, कब, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू, संपूर्ण देश में लागू। यानी बात करें नरेगा योजना, मनरेगा योजना संपूर्ण देश में कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2008 को ये संपूर्ण देश में लागू कर दी गई थी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि इसका नाम भी चेंज हुआ है। क्या, इसका पहले नाम क्या था, नरेगा नाम था, और बाद में इसके क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। नरेगा के स्थान पर इसका नाम बदल दिया गया, क्या, मनरेगा कर दिया गया था। और देखिए इसको कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को, कब भाई, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज किया गया था। और उसका नाम क्या कर दिया गया था, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी
क्या? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना, इसका नाम बदल दिया गया था कब भाई? 2 अक्टूबर 2009 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए नरेगा से मनरेगा कब हुआ भाई? 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। पूरे देश में नरेगा कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को हुआ था। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 2 फरवरी 2006 को। क्या? 2 फरवरी 2006 को किसकी शुरुआत हुई? नरेगा की। और देश के कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू किया गया था। और संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। और एक्ट कब आया था? 2005 में एक्ट आ गया था। देखिए दोस्तों, बात करते हैं मेन मुद्दे की। राजस्थान का मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी देने में कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। कौन सा है? 16वां स्थान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की, जारी की है। क्या? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिए गए। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी, क्या? न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की सरकार, क्या? प्रत्येक राज्य की सरकार की न्यूनतम जो मजदूरी है, क्या? सब कम से कम मजदूरी है, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा उसमें क्या कर दी गई है? बढ़ोतरी कर दी गई है। अब बात करें राजस्थान, क्या? राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी, राजस्थान में श्रमिकों को, क्या? नरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम जो मजदूरी है वो पहले दी जाती थी 220 रुपए। कितनी दी जाती थी भाई? 220 रुपए दी जाती है। अब इस 220 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 221 रुपए। यानी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी भाई? 221 रुपए मिलेगी। यानी कितने रुपए का इजाफा हुआ है? 1 रुपए में बढ़ोतरी हुई। कितने रुपए की? ₹1 की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। किसमें? न्यूनतम मजदूरी में। किसमें भाई? न्यूनतम मजदूरी में ₹1 की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। बात करें भारत का सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी, क्या? भारत का सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी देने वाला, किसको? नरेगा में सर्वाधिक न्यूनतम, सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। भारत में सर्वाधिक मजदूरी, यानी नरेगा में भारत में जो सर्वाधिक मजदूरी दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। और हरियाणा में नरेगा में श्रमिक काम करने वाले लोगों को न्यूनतम मजदूरी जाती है 315 रुपए। कितनी? 315 रुपए। अगर बात करें सबसे कम की, कि सबसे कम न्यूनतम मजदूरी कौन से राज्य, स्टेट में दी जाती है? सबसे कम की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और प्लस छत्तीसगढ़ में। कहां पर भाई? छत्तीसगढ़ में। इन दोनों राज्यों में सबसे कम न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। वो कितनी दी जाती है? 193 रुपए। कितने? 193 रुपए क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। राजस्थान में वर्तमान में नरेगा में श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी गई है? दी जा रही है भाई? बढ़ोतरी कर दी गई तो 1 रुपए की, यानी 221 रुपए दी जा रही है। सबसे अधिक कौन से राज्य में दी जा रही है? हरियाणा में दी जा रही है। न्यूनतम मजदूरी कितनी? 315 रुपए। सबसे कम किस में दी जा रही है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कितनी? 193 रुपए न्यूनतम मजदूरी है। दोस्तों हमारा देखिए अगला जो क्वेश्चन, राज्य सरकार ने अपने उपभोक्ताओं को घर बैठे राशन का ऑर्डर देने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए अधिक भीड़ ना हो, महामारी नहीं फैले, तो देखिए इसलिए क्या किया है राज्य सरकार ने? उपभोक्ताओं घर बैठे राशन का ऑर्डर, यानी घर से क्या कर सकते हैं? राशन का ऑर्डर दे सकते हैं। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों देखो ऑप्शन है मेरा राशन। पहला ऑप्शन क्या है? मेरा राशन। दूसरा ऑप्शन क्या है? राशन कार्ड। और तीसरा क्या है? राशन रसोई। और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है? मेरी रसोई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मेरा राशन ऐप। कौन सा ऐप है? मेरा राशन ऐप। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।